अब आ गई होगी आवाज़। हाँ, अब आवाज़ आ गई होगी, अब कहीं भी कोई समस्या नहीं है। तो आप सभी का स्वागत है 11 बजे की सीरीज में। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो गया था तो इस वजह से। तो देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 1 घंटा बहुत ही साइलेंस ऑफ माइंड के साथ मेरी बात को सुनना। ये कंसेप्ट आपके हर जगह काम आएगा और आने वाले दिनों के अंदर जो मैं आपको करवाऊंगा। क्लियर है? तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन को। देखिएगा, पहली स्क्रीन आपके सामने है। पहली स्क्रीन आपके सामने है। फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने। मेंसुरेशन की चीजों को स्टार्ट करना है। मेंसुरेशन को आपको 2 भागों में बांट के पढ़ना है। पहला 2D और 3D। 2D के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? 2D के अंदर पढ़ना है एरिया और पेरीमीटर। और 3D के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। हिंदी और इंग्लिश के अंदर मैंने अलग अलग तरीके से लिखवा दिया है कि 2D के अंदर आपको क्या चीज पढ़नी है और 3D के अंदर आपको क्या चीज पढ़नी है। क्लियर है बात सभी बच्चों को? देखिएगा नेक्स्ट स्क्रीन। अब अगर अपन बात करते हैं कि सर 2D के अंदर, भाई मेंसुरेशन 2 तरीके से, एक 2D 3D। तो पहला अपन शुरू कर रहे हैं 2D। अब 2D के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है? अगर 2D के अंदर बात करें तो एक है थ्योरेटिकल पोर्शन और एक है क्वेश्चन वाला पार्ट। एक थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, एक क्वेश्चन वाला पार्ट होगा। थ्योरेटिकल पोर्शन से रिजल्ट बनेंगे काफी सारे, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर बना बना के दिखाऊंगा कि थ्योरेटिकल पोर्शन से काफी सारे रिजल्ट्स बनेंगे। और जो क्वेश्चन वाला पार्ट है उनके अंदर वो रिजल्ट यूज होंगे। क्वेश्चन किसी तरीके से आते हैं। हमें थ्योरी क्यों पढ़नी पड़ती है? क्योंकि जो रिजल्ट वहां से बने वो यहां पर यूज होगा। जो रिजल्ट यहां से बने वो यहां पर यूज होगा। दूसरा, जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कुछ कंसेप्ट होंगे जो हम सिर्फ क्वेश्चन के अंदर ही सीखेंगे। और तीसरा होगा हमारा छायांकित भाग वाला एरिया, यानी कि शेडेड पोर्शन वाला एरिया। ये 3 भागों के क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के, हर एग्जाम के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो है, पहले स्क्वायर के बारे में सारी बातें जान लें, फिर स्क्वायर के क्वेश्चंस, फिर रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे, फिर रेक्टेंगल के क्वेश्चंस, फिर पैरेललोग्राम के बारे में जानेंगे, फिर पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस। क्लियर है मेरी बात? बहुत अच्छे से चलिएगा। अब बात को लास्ट में आके मैं दूसरे बारे में बताऊंगा। अभी सिर्फ हम लोग मैथ की बात करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने कि सर अब ये तो भी पता चल गया कि मेरे को थ्योरेटिकल पोर्शन भी कुछ पढ़ना है और कुछ मेरे को क्वेश्चन के अंदर ज्यादा चीजें पढ़नी है, थ्योरी के अंदर कुछ रिजल्ट्स हमको देखने हैं। अब बात करते हैं कि मेंसुरेशन को कैसे पढ़ना है। मेंसुरेशन 2D की अगर मैं बात करता हूं तो 3 भाग होते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, यानी त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। क्लियर है? अब त्रिभुज हमको 2 भागों में बांट के दे रखा है। एक एंगल बेस यानी कोण पर आधारित, और एक साइड बेस यानी भुजा पर आधारित। ठीक है? और क्वाड्रिलेटरल में हमको क्या क्या पढ़ना है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपीजियम। हर चीज का मैंने हिंदी मीनिंग दे रखा है। क्लास अपनी बाइलैंग्वेज रहेगी। हर बच्चा बहुत आसानी से चीजों को समझ पाएगा कि कौन से रिजल्ट हमको याद करने हैं, क्या क्या चीजें हमको बार बार रिवाइज करनी है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप आराम से चीजों को बाद में रिवाइज भी कर पाए। ठीक है? तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कुलदीप मेरे दोस्त और हितेश दोनों पहले ठंडा पानी पी के आओ और आराम से। पहले जब मैथ की क्लास लग रही है तो पहले मैथ के बारे में बात करेंगे। कल से आपकी बाकी क्लासेस लग जाएंगी। लेकिन अभी अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा बात कर रहा है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप ऑफलाइन चले जाइए, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है और मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी बात बतानी है, तो वैसे माइंड के साथ हम नहीं बता पाएंगे। क्लियर है? तो अब सिर्फ मैथ की क्लास के अलावा कोई बच्चा कैसे भी तरीके का कमेंट नहीं, और मैथ की भी कौन सी चीज जो अभी पढ़ा रहा हूं। चलिएगा देखिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। आज का पहला टॉपिक है, पहली चीज है स्क्वायर यानी वर्ग।
पहले हम लोग वर्ग के बारे में जानेंगे, फिर उसकी कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। पहले हम वर्ग के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग उसकी कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि कौन सी चीजें आपको याद रखनी है। स्क्वायर के अंदर एक एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि समझ लेंगे यहीं की यहीं तो दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहीं की यहीं समझना है। ये कह रहा है कि वर्ग चार भुजाओं वाली समतल आकृति है। समतल आकृति का मतलब होता है कि ये दो प्लेन के अंदर है। दो प्लेन मतलब, दो प्लेन का मतलब एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, और यानी कि जो थर्ड प्लेन है ना, हाइट, हाइट को हम थर्ड प्लेन बोलते हैं। कोई भी समतल आकृति थर्ड प्लेन के अंदर नहीं होती है। एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है, हाइट नहीं होती, हाइट नहीं होती है। गौर करके सुनना मेरी बात को कि हाइट नहीं होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट। ये कह रहा है बहुत ध्यान से, बिल्कुल ये टॉपिक हर एग्जाम के अंदर आएगा, हर एग्जाम के अंदर आएगा। ये कह रहा है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि जो स्क्वायर है, सबसे पहली लाइन उसने क्या बताई कि जो इसके चार साइड के साथ चार कोण बन गए, तो जो ये पहला कोण है, ये वाला भी 90 डिग्री का कोण है। अब जो ये वाला है, ये वाला भी 90 डिग्री का कोण है। अब जो ये तीसरा है, थर्ड, ये जो थर्ड है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। और अब है लास्ट, फोर्थ, तो जो ये चौथा कोण होगा, ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। चारों कोण 90-90 डिग्री के होंगे। इस बात को मैंने ब्लैक कलर में इसलिए कर दिया कि आप चीज को बहुत ध्यान से समझ पाए। 1 घंटे क्लास चलेगी, बहुत ध्यान से समझना है। इसने बोला सब एक चीज और यहां पर, कि यहां पर क्या होता है कि वर्ग के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होती हैं। लंबाई इक्वल टू चौड़ाई, लंबाई बराबर है चौड़ाई। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ, लंबाई इक्वल टू चौड़ाई। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि लंबाई चौड़ाई है और चारों कोण 90-90 डिग्री के हैं। बात समझ में आ गई हर तरीके से। तीसरा पॉइंट, विकर्ण बराबर होते हैं। जब ये भी लंबाई बराबर हो गई, ये भी लंबाई बराबर हो गई, तो मैंने एक बात देखा कि जब मैं विकर्ण यहां से डालूंगा, जब मैं यहां से विकर्ण डालूंगा, तो विकर्ण यानी 90 डिग्री वाला त्रिभुज, 90 डिग्री के त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। 90 डिग्री वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और पाइथागोरस थ्योरम है तो जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये है। ये अगर एक है तो ये भी एक है। जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये है। दोनों साइड बराबर हैं। अगर दोनों साइड बराबर हैं तो ये कितना बनेगा, √2 बन जाएगा। भाई एक एक √2 कुछ भी कह सकते हैं, एक की जगह पर कुछ भी आ सकता है। मैंने तो ये बोला कि जितनी लेंथ ये वाली उतनी ही लेंथ ये वाली। अगर लेंथ बराबर है तो एक एक √2। अब एक बात बताओ, इसके सामने वाली भी एक ही है और इसके सामने वाली भी एक ही है, लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो ये भी तो एक एक √2 ही आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगेगी। यानी कि दोनों विकर्ण, इधर से अगर मैं देखता हूं एक और एक, तो इधर से जो ये विकर्ण खींचेगा, जो ये विकर्ण खींचेगा यहां से, जो ये विकर्ण यहां से डलेगा, ये भी कितना होगा, ये भी तो एक एक √2 वाला ही तो गेम हो गया। तो यानी मुझे बात समझ में आ गई है कि दोनों विकर्ण बराबर हैं, और हर तरीके से अगर बराबर होते हैं तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, एक दूसरे को 90 पर। ये चीज भी प्रूफ होती है, ये आगे मैं प्रूफ कराऊंगा कि कैसे क्यों काटते हैं 90 पर। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि हर चीज 90 पर काटती है। पहली चीज, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, लेकिन समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता। इस लाइन को हम लोग बाद में समझेंगे,
पहले नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं कि वर्ग कैसे समचतुर्भुज होता है और समचतुर्भुज कैसे वर्ग नहीं होता है। वो इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रूफ वाला है कि भाई ये 90 डिग्री क्यों होता है। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको अगले वाली बात भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आइएगा फोर्थ नंबर पॉइंट के ऊपर आते हैं। हर एग्जाम के अंदर आएगा, ये कहने की जरूरत ही नहीं है किस एग्जाम में आएगा और किस एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ आपको हर चीज को छोड़कर अब सुनते चले जाना है। कोई कमेंट नहीं करेगा कोई बच्चा, सिर्फ ध्यान से सुनते रहना बात को। अब सबसे पहला निकालना होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, साइड इनटू साइड। तो लेंथ और ब्रेड्थ अगर बराबर हैं, लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर हैं, तो मैंने मान लिया ए। लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर हैं तो मैंने मान लिया ए, क्योंकि बराबर हैं तो मैं कोई नाम दे देता हूं ना कि लंबाई मेरी इतने यूनिट है, चौड़ाई मेरी इतने यूनिट है। मैंने अगर नाम दे दिया लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो मतलब ये होगा भुजा गुना भुजा, तो जो मेरा एरिया बनेगा वो तो बन गया है ए स्क्वायर। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, मैं अगर यहां से आपको एक बात देखूं, मैं इसको हटा देता हूं और एक बारी के लिए मैं इसको भी हटा देता हूं, एक बारी के लिए मैं इसको भी हटा देता हूं। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से बताना कि अगर मैंने ये ए माना और ये मैंने ए माना, तो मुझे पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है और पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो ए, तो इस हिसाब से ये कितना बनेगा, इस हिसाब से बनेगा ये √2a, इस हिसाब से बनेगा ये √2a। अगर ये √2a है और मैंने अभी एरिया बताया था ए स्क्वायर, अगर √2a है तो मैंने देखा कि ये डायगोनल है। मैं √2a के अंदर क्या करता हूं, डायगोनल की मैं दो बार गुणा कर लेता हूं, √2a इंटू में √2a। और अगर मैं इसको 2 से भाग दे दूं, अगर मैं इसको 2 से भाग दे दूं, बोला सर क्यों दिया है, अभी मैं क्यों का जवाब बाद में दूंगा, पहले मेरी बात को सुनना। अगर मैं डायगोनल की दो बार गुना कर दूं, √2a गुना में √2a, √2 से √2 ये दो कट गया, तो क्या ये ए स्क्वायर बच गया और मेरा एरिया ए स्क्वायर ही तो था। तो मुझे इस बात की समझ आ गई कि मेरे को अगर डायगोनल दे रखा हो तो क्या करना है, डायगोनल का स्क्वायर कर दो। डायगोनल का स्क्वायर कर दो तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और इसका आधा कर दो, और इसका अगर आधा कर देंगे तो क्या ये यही तो नहीं बन जाएगा। तो कई बारी हमसे क्या पूछेगा, साइड देकर एरिया, साइड अगर ए दे रखी है तो ए स्क्वायर, और कई बारी हमको डायगोनल दे देगा, तो आपको क्या करना है, डायगोनल का भी स्क्वायर, साइड का भी तो स्क्वायर करते हैं, साइड का भी तो स्क्वायर करते हैं, तो डायगोनल का भी स्क्वायर करना है, बस उसका हाफ कर देना है, तो वो भी एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात को नेक्स्ट बात को आगे बढ़ाते हैं। पेरीमीटर, परिमाप, परिमाप क्या होता है, चारों तरफ से मापना, कि एक जगह से शुरू करो, यहां से शुरू करिए, यहां से शुरू करेंगे। एक बार यहां किसी दूसरे कलर का मार्कर होगा उस ड्रॉवर में, उधर आपके लेफ्ट ड्रॉवर में, एक बार उधर देखिएगा, यहां से मापना शुरू करना है। हाँ मुझे दे दीजिए, इतने थोड़ी चाहिए। मैंने देखा अगर यहां से मापना शुरू करना है, इसको मापना शुरू किया, इसको, क्या ये दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर मैंने इसको मापना शुरू किया, इसको इधर से मापते रहे, इधर भी माप के आए हैं, इधर भी माप के आए हैं, और इधर भी, चारों तरफ से मापना। और अगर चारों तरफ से मापना है, अगर चारों तरफ से मापना है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, अगर चारों तरफ से मापना है तो इसको बोलते हैं परिमाप, पेरीमीटर। ठीक है, अब मैं आगे बात को बढ़ाता हूं कि डायगोनल मैंने आपको बता ही दिया है, पेरीमीटर आपको बता दिया। अब इसने लास्ट जो पॉइंट लिखा है, अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतःवृत्त, अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतःवृत्त, अगर इन सर्कल की बात करेगा, मेरे को एक बात पता है कि सर्कल की बात जब भी करेगा तो सर्कल के लिए एक रेडियस होता है, क्योंकि एक ऐसा बिंदु होता है जिससे सभी पॉइंट बराबर दूरी पर होते हैं। ये एक ऐसा बिंदु होता है जिससे सभी पॉइंट बराबर दूरी पर होते हैं।
ये एक ऐसा बिंदु होता है जिससे सभी पॉइंट बराबर दूरी पर होते हैं। तो अगर इसने बोला कि इन सर्कल, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ तो बराबर होनी है, लेंथ और ब्रेड्थ तो बराबर होनी है। अगर मैं लेंथ और ब्रेड्थ को बराबर कर दूं, अब मुझे ये बात समझ आई कि मेरे को सर्कल बनाना है। मैंने क्या किया, इसके अंदर एक सर्कल बना लिया, मैंने इसके अंदर एक सर्कल बना लिया, इन सर्कल। अब एक बात सोचो, अगर ये इन सर्कल हो गया तो मेरे को कोई एक ऐसा पॉइंट चाहिए, इसकी रेडियस चाहिए है, इसकी रेडियस चाहिए है। तो इसकी रेडियस जब मैंने निकाली, इसकी रेडियस जब मैंने निकाली, तो ये जितनी साइड है ये उतनी साइड रहेगी। तो ये साइड का आधा हो गया कि नहीं हो गया। तो स्क्वायर के अंदर जब भी आपको रेडियस निकालना है, क्या करना है, जब भी आपको रेडियस निकालना है तो साइड का आधा कर दो। किस केस में? इन सर्कल के अंदर, क्योंकि चारों भार वाली भुजा बराबर हैं, तो इन सर्कल इन चारों को टच करेगा, इन सर्कल इन चारों को टच करेगा। तो इस साइड का आधा अगर कर देंगे तो रेडियस, ये हर चीज आपके क्वेश्चन में काम आएगी, हर चीज आपके क्वेश्चन में काम आएगी। अभी कुछ देर के लिए लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे आपको लगेगा कि हाँ यार ये बात तो इसलिए बताई थी। मैंने बोला कि अच्छी चीजें थोड़ा सा देरी से समझ में आने लगती हैं, अभी बस इसको दवाई मानकर आपको पढ़ना है। कोई कमेंट नहीं पढ़ते वक्त, आने वाले आधे घंटे अभी कोई कमेंट नहीं, ठीक है। अब मैं अगर बात को आगे बढ़ाता हूं, अगली बात देखिएगा सर, नेक्स्ट स्क्रीन लगाइएगा एक बार। हमने देख लिया इन सर्कल, आपके माइंड में विजुलाइज होना चाहिए। इन सर्कल है तो अंदर वाला वृत्त, अंदर वृत्त है तो साइड पूरा डायमीटर हो गया, तो a/2 हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं बाह्य सर्कल, एक बार खुद सोचो, ये जो चारों साइड इसने बराबर दे रखी है, ये जो चारों साइड इसने बराबर दे रखी है। अब मेरे को बाहर का सर्कल, मेरे को ये वाला सर्कल निकालना है, ये वाला, मेरे को बाहर का सर्कल, ये वाला सर्कल आपको निकालना है। क्लियर है? अगर ये सर्कल निकालना है तो कोई तो पॉइंट चाहिए मुझे बराबर दूरी पर हो। तो अब एक बात बताओ, सर बोला कि ये पॉइंट इससे बराबर दूरी पर है, फिर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? हमको रिप्रेजेंट भी इस वे में करना है कि हमारे को फाइंड आउट करने में परेशानी ना हो। तो हमने देखा कि अगर मैं इसको हटा दूं, इसको नहीं, फिर मैं ऐसा करता हूं, यहां से स्टार्ट करके मैं इसको यहां तक लेके जाता हूं, यहां से स्टार्ट करके मैं इसको यहां तक लेके जाता हूं। क्लियर है बात? अगर मैं इसको यहां तक लेके गया तो ये कंप्लीट तो डायगोनल है, ये कंप्लीट तो डायगोनल है। मैं इसको डार्क कर देता हूं, ये पूरा डायगोनल है। अगर मैं डायगोनल का आधा कर दूं, अगर मैं डायगोनल का आधा कर दूं तो क्या होगा? डायगोनल का आधा क्या होगा? रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? डायगोनल का हाफ। रेडियस इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? डायगोनल का हाफ। यहां पर मैंने फिगर में भी लिखवा रखी है कि डायामीटर यानी कि व्यास किसके बराबर होगा? विकर्ण के बराबर होगा। ड्रा करने को तो आपने ये भी कर लिया था, लेकिन इस लेंथ को कैसे निकालते अभी के लिए तो इतनी समझ नहीं है हमारे अंदर, इसलिए हमने इधर ना ड्रॉ करके हमने इसको कोने पर ही ड्रॉ किया। अभी आपको जो चीज पता है ना, जो रिसोर्सिज हमारे पास हैं, उनको यूज करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वृत्त, अब एक बात सोचना, छोटी सी बात को सोचना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, साथ साथ आपको एग्जांपल देता हूं। जो अंदर वाला वृत्त था, अंदर वाला वृत्त का जो रेडियस था, अंदर वाले वृत्त का रेडियस, ये उस भुजा का आधा है, उस साइड का आधा है, मानते हैं आप? तो मैंने देखा कि अगर बाहर वाली भुजा 10 थी, अगर बाहर वाली भुजा 10 थी तो अंदर वाला रेडियस हो गया 5। यहां तक बात को क्लियर है? बहुत गौर करके सुनना। अगर बाहर वाली भुजा 10 थी तो अंदर वाला रेडियस हो गया 5। अगर बाहर की भुजा 10 है तो डायगोनल कितना होगा? अगर भुजा अगर 10 है तो डायगोनल कितना होगा? 10√2। डायगोनल कितना होगा? 10√2। और अगर डायगोनल 10√2 है, अगर डायगोनल 10√2 है तो इसका आधा, 10√2 का आधा, 10√2 का आधा, तो ये कितना बनेगा? इसको 2 से भाग कर दो और इसको अगर 2 से भाग कर दिया तो ये कितना बन जाएगा? 5
√2, 5√2, ये आधा, तो कितना बन जाएगा 5√2। यहां तक बात क्लियर है। और मैंने अगर देखा कि अंदर वाले वृत्त का रेडियस तो है 5, अंदर वाले वृत्त का रेडियस तो है 5, और बाहर वाले वृत्त का रेडियस कितना है 5√2, बाहर वाले वृत्त का रेडियस कितना है 5√2। तो मैं अगर दोनों को चेक करता हूं तो रेडियस का रेशियो कितना आ गया है 1/√2, 1/√2। बात समझ में आ गई, 1/√2। अगर रेडियस का रेशियो 1/√2 आ गया तो मेरे को एरिया का रेशियो चाहिए है। तो सर्कल का एरिया होता है πr²। तो अभी क्योंकि रेडियस सिंगल डायमेंशन है, पावर 1 है और इसके अंदर पावर 2 है, बस इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर मुझे एरिया पर जाना है, एरिया होता है डबल डायमेंशन, लेंथ होती है सिंगल डायमेंशन, लेंथ होती है सिंगल डायमेंशन, एरिया होता है डबल डायमेंशन। तो अगर 1 का स्क्वायर मैं करता हूं तो ये 1 बनेगा, और √2 का स्क्वायर मैंने किया तो ये 2 बनेगा। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। जब हम क्वेश्चन को कर रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों मैं ऐसा बता रहा था। अभी तो सिर्फ क्या है कि सुनने में लगता है कि अच्छा ये तो ऐसी बात है, इसलिए मैं कहता हूं हर चीज को बहुत ध्यान से सुनो। ये सोचो ही मत कहां काम आएगा। मैं आपके सामने वही बात बताऊंगा जो आपके बहुत अच्छे से काम आएगी, बहुत अच्छे से। तो मैंने देखा कि अगर रेडियस 1/√2 है तो साइड का रेशियो भी तो वही था, साइड का रेशियो भी वही था, तो रेडियस का रेशियो भी वही आया। तो इसका मतलब मेरा एरिया का रेशियो, अंदर वाले सर्कल का एरिया अगर 1 होगा तो बाहर वाले सर्कल का एरिया 2 होगा। क्या मेरी बात आप सभी बच्चों तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मतलब पॉइंट नंबर 10 पर आते हैं। 10th नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर। अभी सर ये डायरेक्ट लिखवा दिया है, मैं इसको समझाता हूं। वर्ग के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल किस तरीके से अंदर बना है। मैंने अगर ये बोला कि भाई ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, क्लियर है। अब इसने, मैंने क्या बोला कि अंदर की तरफ एक रास्ता बना लिया, अंदर की तरफ इसके, ये एक प्लॉट लगा लो, प्लॉट या पार्क लगा लो, पार्क के चारों तरफ हमने क्या किया है, घूमने के लिए एक इसको पक्का कर दिया, घूमने के लिए दीवार के सहारे सहारे, ताकि हम इसके चारों तरफ घूम पाए। इस वाले को, जो ये वाला है ना, ये वाला जो दीवार के साथ साथ, जैसे ये वाला समझ पाए ना मेरी बात को, दीवार के साथ साथ, दीवार के साथ साथ अगर ये वाला है, बात समझ पा रहे होंगे, अगर ये वाला है तो आप बहुत आसानी से चीजों को कर देंगे, बहुत आसानी से। अब मेरी बात को सुनना, मैंने ये बोला कि अगर मैं बाहर वाले की लेंथ मान लेता हूं ए, बाहर वाले की लेंथ मान ली ए, और मैंने रास्ते की चौड़ाई, मैं इधर से एक बार इसको हटा देता हूं, रास्ते की जो चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई क्या मानता हूं, रास्ते की चौड़ाई को मानता हूं एक्स। रास्ता अगर इधर भी x मीटर है और वही रास्ता, अगर वही रास्ता इधर भी x मीटर है, रास्ता उधर भी x मीटर है और वही रास्ता इधर भी x मीटर है, बात समझ में आ गई। उधर भी x मीटर है, इधर भी x मीटर है, तो जो अंदर वाला वृत्त होगा, तो बाहर का एरिया कितना आ गया, बाहर का एरिया तो आ गया है a², में से अंदर वाले इस शेडिड का एरिया घटा देंगे, नहीं शेडिड कह रहा हूं, ये विदाउट शेडिड वाला घटा देंगे, तो क्या ये शेडिड का बच जाएगा। तो मैंने देखा कि दूसरे केस में क्या आ गया है, a-2x, ए में से x इधर से गया, x इधर से। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो आपने बोला कि इधर से x घटा दो और इधर से x घटा दो, तो 2x, तो अंदर वाले का आ गया a-। तो अब मैंने देखा कि a², इधर से देखो ये माइनस का a² बनेगा, ये माइनस का 4x² बनेगा, 4x², और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 4xa, 4xa, तो ये तो कट ही गया। अगर ये कट गया है तो
तो अब मैं ये कह सकता हूं 4x मैं कॉमन निकाल दूं यहां से। अगर मैंने 4x कॉमन निकाल दिया तो ये बन जाएगा x, या 4x मैंने अगर कॉमन निकाल दिया तो ये तो बन जाएगा a और ये बन जाएगा -x। यानी अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर बने रास्ते का, यहां पर मैंने x और d मानकर दे रखा है। एक बार ये स्क्रीन हटा दीजिए, यहां मैंने x और d मानकर दे रखा है, और x अगर d मानकर दे रखा है तो आपको क्या करना है, मैंने यहां पर साइड को a मान लिया और इसको x मान लिया, इस साइड को a मान लिया और इसको मैंने x मान लिया। तो आप इस तरीके से काम को कर सकते हैं। क्लियर है? क्या आप सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? तो मैंने देखा बाहर वाले में से अंदर वाले का एरिया घटा दिया, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, कई बारी वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, हमको याद भी रहना चाहिए वैसे, कि एरिया है, जो सड़क है, सड़क तो चारों साइडों को टच करेगी तो 4, और अब क्या करना है कि भुजा में से सड़क वाली चौड़ाई घटा दो, भुजा में से सड़क वाली चौड़ाई घटा दो। वो क्वेश्चन को कैसे पूछता है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि एक वर्ग है और वर्ग की भुजा दे रखी है 20, इसके अंदर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, इसके चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। तो वो रास्ता इधर भी 3 मीटर है, ये रास्ता इधर भी 3 मीटर है, ये रास्ता इधर भी 3 मीटर है, ये रास्ता इधर भी 3 मीटर है। अगर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है तो मैंने देखा, या तो मैं इसको ऐसा कर दूं 20 का स्क्वायर 400, माइनस में 3 इधर से गया और 3 उधर से, तो 6 हट गए, और 6 हट गए तो 14 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 196। तो मतलब रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया है 204। एक तरीका तो ये है, जब अपने पास संख्याएं आसान होती हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि संख्याएं आसान मिले हमेशा। मैं ये कह रहा हूं कि संख्या, आजकल का पेपर देख के अगर हम लोग एग्जामिनर होते तो मैं क्या बोलता कि रास्ते की चौड़ाई है 1.75 मीटर, और और वर्ग की भुजा है 20.5 मीटर। ये लो जी, अब निकालो। अब ना तो 200, अब हम लोग क्या सोचेंगे कि 20.5 का स्क्वायर माइनस में 1.75 घटा दो तो 19.5, ये आ गया, तो ये 18.75, ये 18.75 आ गया है, 18.75 आ गया। तो 5 इधर घट गया तो 1.5 और घटाना है, तो 1.5 और घटा 18.50 आएगा ना। पहले तो 5 घटा दिया तो 25, ये ठीक है। अब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल टू एरिया। अब एक बात सोचो, खुद सोचो यार, क्या इसको कर पाएंगे? क्या इसको कर पाएंगे क्या? अभी मैंने आपको यही तो बता रहा हूं कि मेरे भाई, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। पढ़ने के बाद अगर एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का, एसएससी का, एनटीपीसी का, सीडीएस का, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। अब आपको दिखाई देगा कि थोड़ा सा दिक्कत में आ गए। अब दिक्कत को खत्म करने के लिए ही तो ये बताया है मैंने, दिक्कत को खत्म करने के लिए तो यही तो बताया है। मैंने बोला कि जो सड़क बनेगी चारों तरफ, आपके कमरे के चारों तरफ, तो मतलब चारों भुजाओं पर वो सड़क है, याद करने के लिए। अब वर्ग की भुजा ज्यादा, तो ज्यादा में से कम का माइनस करना, वर्ग की भुजा ज्यादा है इसमें से, ये लो जी, वर्ग की भुजा ज्यादा है इसमें से। बात समझ में आ रही है? मैंने ये बोला कि अगर मैं आपको थोड़ी सी मुश्किल चीज दे दूं कि ये है 20.5 और सड़क है 1 पॉइंट, चलो मैं मान लेता हूं सड़क है 1.75, ठीक है। तो 4 गुना 1.75 एक्स, यानी कि 20.5 माइनस में 1.75, तो ये 18.75, 18.75। 4 एकम 4 है, और 75 की मैं 4 बार गुना करूंगा तो 3 बनेगा, तो ये 7 आ गया है, ये 7 आ गया। और 18 से 3/4, 18 से 3/4 करूंगा तो ये 75/4 आ गया है। और इसको अगर मैं देखूंगा तो 7×5 = 35 बचेगा 3, 49 और 3 52, तो ये आ जाएगा 525/4। अब आपको लगता, अगर जिस बच्चे को डायरेक्ट पता है इस बात का, वो सीधा बता सकते हैं।
और जिसको अगर डायरेक्टली नहीं पता है, जो बात को सुनना पसंद नहीं करता, उसके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होगे कि क्यों मैंने आपको ये डायरेक्टली बताया था। बात क्लियर हो गई? चलिएगा आगे बढ़ें। देखिएगा नेक्स्ट चीज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पॉइंट। अब तक तो था अंदर वाला एरिया, अब तक तो था अंदर वाला एरिया, अब मुझे दिखाना है बाहर वाला एरिया, कि बाहर वाला एरिया कैसे चलेगा। देखिएगा, अब तक तो है अंदर वाला, अब मुझे दिखाना है बाहर वाला एरिया। तो बाहर वाले एरिया के लिए वर्ग के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल अगर बाहर बनना है तो चारों भुजाओं पर है, और a प्लस एक्स, यहां पर मैंने d मान रखा है, बस वहां पर a करना है। बात समझ में आ गई कि जो जो मेरा ये स्क्वायर है, इसके बाहर की तरफ बनाना है, इसके बाहर की तरफ बनाना है, इसके बाहर की तरफ बनाना है, आउटसाइड में। अगर इसके आउटसाइड में बनाना है, अगर इसके आउटसाइड में बनाना है, तो यानी कि जो एरिया होगा, जो ये सड़क है, इन चारों के चारों भुजाओं को ही तो टच करेगी। जो सड़क है इन चारों भुजाओं को ही तो टच करेगी भाई। अगर चारों भुजाओं को टच करेगी तो 4x, और दोनों को जोड़ दो। अगर बाहर है तो दोनों को जोड़ दो, और अंदर है तो दोनों को घटा दो। बड़े में से छोटा घटाओ, क्यों? क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए बड़े में से छोटा घटाना है। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। अब इसने बोला कि बीचों बीच बने रास्ते का, अगला पॉइंट क्या है कि बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल। तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैंने क्या किया, एक जगह क्वेश्चन निकाले हमारी कंटेंट टीम ने। मैंने बोला सीडीएस के अंदर जितने आए हैं, एसएससी के अंदर जितने आए हैं, बैंक के अंदर जितने आए हैं, अदर स्टेट एग्जाम के अंदर जैसे पटवारी में, रीट में, सारे एग्जाम्स में जितने क्वेश्चन आए हैं ना, मैंने सारी शीट बनवाई। अब सीट में से हमने फिर उनको टाइप वाइज बांटा। अब टाइप वाइज बांटने के बाद क्वेश्चन से हमने पॉइंट निकाले कि कौन से पॉइंट हमको आने चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब मैं आपके सामने कैसे लेके आऊंगा, पहले पॉइंट, फिर आपको क्वेश्चन की शीट दे देंगे, प्रैक्टिस कर लेना, फिर पॉइंट, फिर क्वेश्चन की शीट दे देंगे। इस तरीके से हमारा काम चल रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक भी बच्चा पढ़ने के बाद किसी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, मैं अगर बात को आगे बढ़ाता हूं, इसने बोला बीचों बीच, यानी एक ये स्क्वायर है, बीचों बीच अगर ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर यहां से लेके यहां तक का, और यहां से लेके यहां तक। तो आप एक बात समझ सकते हैं कि अगर मैं बाहर की भुजा को x मान लूं, a मान लूं, और रास्ते की चौड़ाई मैं मान लेता हूं x, रास्ते की चौड़ाई मैं मान लेता हूं x, और ये है a, तो इस रास्ते का हो गया ax। क्या इस रास्ते का होगा? भुजा गुना भुजा, x इंटू a, x, ये x है और ये a है। आपको समझ आ गई? अगर मैं दूसरी तरफ भी करता हूं, दूसरी तरफ भी करता हूं, तो ये रह गया, और मैं दूसरी तरफ भी करता हूं तो ये रह गया। उसी रास्ते की चौड़ाई फिर मैंने x मान ली, रास्ते की चौड़ाई मैंने फिर x मानी, तो मतलब x, और ये a है ही, तो ये भी ax, भुजा गुना भुजा ax। अब मुझे एक बात समझ में आ गई, बस जो मैं थोड़ा सा शेडेड दिखाऊं इस पोर्शन को देखना, सिर्फ जो मैं शेडेड दिखाऊं इस पोर्शन को। कंसंट्रेशन जितनी अच्छी रखेंगे क्वेश्चन करने में उतना आनंद आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, चुटकियों के अंदर अगर क्वेश्चन करने हैं तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। कंसंट्रेशन जितनी अच्छी। अब मैंने देखा कि ये अगर x है और ये भी x है, ये x है और ये भी x है, x और x तो मतलब x स्क्वायर हो गया। तो इसमें से मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर घटा दिया, तो 2ax, मैंने यहां से देखा 2ax माइनस में एक्स स्क्वायर, तो मैंने x को कॉमन निकाल लिया। x अगर कॉमन मैंने निकाल लिया तो 2a माइनस में x, 2a माइनस में x। अब अगर आपको ये चीज डायरेक्टली याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हमको डायरेक्टली याद नहीं भी होती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है।
किसी भी तरीके में घबराना नहीं है। आप डायरेक्टली आप देखिएगा वहां पर, अभी मैं तीनों पॉइंटों को याद करके बताऊंगा आपको। मैंने क्या बोला है कि एक जो रास्ता है, ये रास्ता एक्स एक्स चौड़ाई है इसकी, ठीक है। ये चारों भुजाओं को तो टच नहीं करता ना, इसको करता है, इसको करता है, इन दोनों को तो नहीं करता, तो इसलिए मैंने बाहर नहीं लिखा। दो बार ए, क्योंकि एक रास्ता दो बार को करता है और इसमें से माइनस कर देना है। याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो भी कोई खास बात नहीं। एक बारी मैं 10वां 11वां और 12वें पॉइंट को दोबारा बताता हूं ताकि आप सभी बच्चों को रिवाइज हो जाए। 10वां पॉइंट, 11वां पॉइंट और 12वां पॉइंट। 10वां पॉइंट क्या था कि इसके अंदर, 10वां पॉइंट था कि सर इसके अंदर अगर है, अंदर अगर है तो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि 4x बड़े में से छोटे को घटा दो, a माइनस एक्स। 11वें पॉइंट में मैंने आपको बोला कि अगर इसके बाहर की तरफ है, अगर इसके बाहर की तरफ है ये वाला, अगर इसके बाहर की तरफ है, अगर बाहर की तरफ है तो क्या होगा 4x, क्योंकि चारों को तो टच करेगा, दोनों को जोड़ दो। और तीसरा पॉइंट है कि अगर 12 नंबर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि अगर इसके बीचों बीच है, अगर इसके बीचों बीच है तो ये x कर दो, ये ट्वाइस ऑफ a माइनस में x, क्योंकि एक दो दो जगह पे जा रहा है। अगर ये चीज याद हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं इन दोनों को तो बहुत आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं कि बाहर का एरिया ज्यादा होता है। और कभी सर बोला हम गलती से घटा देंगे तो अरे एरिया नेगेटिव आ जाएगा, एरिया कभी नेगेटिव थोड़ी होता है। तो ठीक है, रेक्टेंगल की चीजों को आगे देखेंगे, पहले आज स्क्वायर के ऊपर, आगे किसी बात के ऊपर अभी हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। एक एक बात को बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा मैं, बहुत अच्छे से। मैंने क्या बोला था कि ऑफलाइन वाले बच्चों को हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं, उनके लिए जैसे किताबें अब मैंने रेडी कर रखी हैं, उस किताब का ही एक झलक आपको दिखा रहा हूं कि लॉकडाउन के अंदर हमने क्या काम किया। हमने अपने दिमाग का लॉकडाउन नहीं होने दिया, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन में आ रहे हैं या आगे आएंगे, उनको दिखाई देगा कि हम किस तरीके से, मैं तो ये दिखा रहा हूं कि हम किस तरीके से अब पढ़ाने वाले हैं, आपको यहां पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिएगा अब 13 नंबर पॉइंट वो मेरे से क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 13 वो मेरे से पूछता है 13 नंबर पॉइंट को, पॉइंट नंबर 13 वो आपसे उसने पूछा, क्या पूछा कि एक स्मॉल स्क्वायर अगर इसमें से मैं कट कर दूं तो जैसे, अब वो स्क्वायर की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कहां से कट कर रहा है। मैंने फिगर में दिखा रखा है कि कहां से कट करना है, मैंने फिगर में दिखा रखा है कहां से कट करना है। ये एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड लकड़ी का, लकड़ी का है, सॉलिड लकड़ी का। ठीक है, अब इसने मेरे को बोला कि ये दे रखा है ए, ये भी दे रखा है ए, सभी तरफ ए है। अगर मैंने एक कट कर दिया, यहां से इसको कट कर दिया, यहां से इसको कट कर दिया, ये जगह बन गई, तो एक तो ये हट गया ना, अरे ये हट गया। अब अगर मैं मापना शुरू करता हूं, मैंने मापना शुरू किया, तो मापना शुरू करूंगा तो ये ए आएगा, फिर ये ए आएगा 2a, फिर ये ए आएगा 3a, फिर ये आ गया, अरे ये तो अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा, x नीचे गया, x आगे गया, x नीचे गया, तो यहां से ये x, ये x, ये x, और फिर ये कुछ बचा हुआ पोर्शन फिर है। तो मेरे को ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं इस तरीके से कट करता हूं तो खुद सोचना एक बार, जो ये वाला x है, जो ये वाला x है, इसको तो मैं यहां पर भी तो लिख सकता हूं, तो ये पूरा a नहीं हो जाता। अगर मैंने नीचे वाली चीज को ऊपर कर दिया, एक बारी मानने के लिए, एक बारी मानने के लिए, तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, अगर मैं इसको ले जाऊं तो 4a तो हो गया, 4a और प्लस में ये भी x था और ये भी x था, तो मतलब ये 2x भी है। तो मुझे यहां से क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, पिछली बार के रेलवे में भी पूछा है और 2018 CHSL में भी उसने पूछा है, CGL में भी पूछा है कि अगर किसी वर्ग के बीच में से एक छोटा वर्ग काटा जाए तो परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमेशा परिमाप इंक्रीज होगा। पहले पेरीमीटर कितना था,
पहले पेरीमीटर था 4a और कट करने के बाद पेरीमीटर कितना हो गया 4a प्लस 2x, या आप यहां पर 2 भी लिख सकते हैं। तो अगर बीच में से अपन उसको कट करते हैं तो पेरीमीटर हमेशा बढ़ेगा। बात समझ आ रही है क्या सभी बच्चों को? कि अभी कोई किसी भी तरीके का कमेंट ना करिए, मैं बार बार कह रहा हूं मेरे भाई ध्यान से पढ़ो। मैं चाहता हूं कि आपको पहले क्लासरूम की फीलिंग आए। हम आखिरी के 5 मिनट आराम से सारी चीजों पर बातचीत कर लेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आज पहले पढ़ना जरूरी है। काफी दिन हो गए थे तो इसलिए मुझे लगा कि अब मेंसुरेशन को शुरू करके बहुत सॉलिड तरीके से आपको ये टॉपिक का डर खत्म किया जाए। तो जैसे ही अगर बीच में से कट करूंगा तो परिमाप बढ़ेगा। पहले 4 था तो आज कितना होगा 4a प्लस 2x। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अगर कटिंग, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा, नेक्स्ट स्लाइड। अगर कटिंग कॉर्नर से हो जाए, एक तो बीच में से होगी और कहां से हो सकती है, 2 डायमेंशन ही तो है, हाइट तो कुछ है नहीं, हाइट होगी तो कुछ अलग आएगा। अगर कटिंग कॉर्नर से हो जाए, मैंने लिखवा रखा है पैरामीटर विल इंक्रीज, ये पिछले का पॉइंट आ गया इस स्लाइड के ऊपर, गलती से ये उस स्लाइड में आना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो यहां पर अब मैंने 14 पॉइंट को देखा कि अगर मैं कोने से कट करता हूं, मेरी एक बात को सोचना छोटी सी, अगर मैंने ये एक वर्ग बनाया, ये एक वर्ग बनाया, यहां से भी मैंने कट कर लिया, यहां से भी मैंने कट कर लिया, तो ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, ये भी x हो गया है और ये भी x हो गया, दोनों जगह x और x है। अब मैंने इसको अगर कट कर लिया, मैंने अगर इसको कट कर लिया, तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये भी a आएगा, ये भी a आएगा, और ये अगर इस वाले को, अगर इस वाले को मैं देखो, ये वाली चीज तो यहां आ गई और यहां वाली चीज यहां आ गई, तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, कोई किसी भी तरीके का प्रभाव ही नहीं पड़ा। नीचे वाली चीज ऊपर चली गई, इधर वाली चीज इधर आ गई, इधर वाली चीज ऊपर चली गई, इधर वाली चीज इधर आ गई, किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कॉर्नर से कट होगा तो पेरीमीटर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि मैंने जानबूझ के क्वेश्चन मैं इस तरीके से बना के दूंगा, जिस बच्चे को थ्योरेटिकल पॉइंट का नहीं पता होगा वो फंसेगा ही फंसेगा। वो क्या करेगा, वो मुझे इस अभी बात समझ में आ रही है कि भाई बड़े वर्ग की भुजा ए दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ए दे रखी है 25 सेंटीमीटर, इसके कॉर्नर से, इसके कॉर्नर से एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाला छोटा वर्ग काटा गया। कहां से काटा गया है? कॉर्नर से। कहां से काटा गया है? कॉर्नर से। तो अब मुझे बताइए नया परिमाप क्या होगा, न्यू पेरीमीटर। जिस बच्चे को ये बात वहां ध्यान आ गई कि भाई कॉर्नर से कट करना है, कॉर्नर से तो पेरीमीटर बढ़ेगा ही नहीं, तो 25 चौका 100, 1 सेकंड के अंदर आंसर देगा, आगे बढ़ जाएगा। कॉर्नर से कट करना है तो 25 चौका 100, तो 1 सेकंड के अंदर आंसर देगा और आगे बढ़ जाएगा। और अगर एक बच्चा कैसे फंसेगा, अब वो अगर वो ये बोल देगा कि अगर वो मिडल में से इसको कट कर दे, अगर वो इसको मिडल में से कट करता है, तो आप बताइए नया पेरीमीटर कितना होगा? भाई साहब कितना होगा? 25 चौका 100 प्लस में 2 गुना 5 10, 110 हो गया। और एक बच्चा वहां डायग्राम बनाएगा, आपने जैसे ही डायग्राम बनाया आप रेस से बाहर हो गई, ये आपको नहीं पता चला, आपने जैसे ही डायग्राम बनाया आप रेस से बाहर। लेकिन अगर आपको रेस के अंदर रहना है तो मैं इस तरीके से पढ़ना पड़ता है कि हर क्वेश्चन को एक पॉइंट पे ले आओ और उसके बाद आगे बढ़ जाओ। क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर। आज की क्लास उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सीरियस कैंडिडेट हैं। सीरियस क्योंकि बनना तो हर कोई चाहता है सीरियस, लेकिन है कितने सीरियस बात उसके ऊपर है। अब बनना तो, सिलेक्शन लेना तो हर कोई चाहता है, लेकिन सिलेक्शन के लिए मेहनत कौन कितनी करना चाहता है, ये क्लास उस बच्चे के लिए है। ठीक है? अब देखते हैं यहां से कि
कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, इसके अलावा भी कुछ बातें आपको स्क्वायर की याद रखनी है, उसके बाद ही आप सारे ही क्वेश्चंस को कर सकेंगे। मैंने कल क्या बोला था कि आपको मैथ इस तरीके से पढ़ना है कि जैसे मुगलों के इतिहास में शेरशाह सूरी घुसा था। ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी? आपको इस तरीके से पढ़ने के लिए सही वक्त पर सही डिसीजन लेना आना चाहिए और सही कंटेंट पढ़ना पता होना चाहिए कि एक्चुअल कंटेंट क्या है। मैं आपको यहाँ पर कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ एक्चुअल कंटेंट पढ़ाऊं, जैसे हम लोग ऑफलाइन के अंदर पढ़ाते हैं या आगे पढ़ाने वाले हैं। समझ रहे हैं? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। वर्ग में विकर्ण के क्षेत्रफल, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि एक जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जो स्क्वायर है, जो स्क्वायर है डायगोनल हमेशा अगर स्क्वायर के अंदर अपन ध्यान रखेंगे कि डायगोनल हमेशा दो बराबर भागों में बांटेगा, क्योंकि एक बात बताओ, ये भी एक है, ये भी एक है, तो ये कितना होगा? √2 होगा। और अगर ये स्क्वायर है तो ये भी एक है और ये भी एक है, और अगर ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री लगते ही ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन गया तो इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, ये वाली ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया। तो एरिया कैसे निकलता है? अभी के लिए हमें आगे की चीजों का भी नहीं पता है, लेकिन छोटी छोटी बातें हो सकता है आपको पता भी हो। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो एक गुना एक तो कितना बन जाएगा? आधा बन जाएगा। ये आधा बन जाएगा। अगर ये आधा बन गया तो ये भी आधा बन जाएगा। भाई ट्रायंगल ए बी सी है, अगली बारी ए सी डी का एरिया वो भी आधा बन जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, और वर्ग का एरिया कितना है? भुजा गुना भुजा, साइड का तो एक है, पूरे का। मैं यही तो कह रहा हूं कि त्रिभुज एबीसी का एरिया पूरे का आधा होगा, तभी तो डायगोनल ने आधा आधा बांट दिया। मैं भी तो यही कह रहा था। इस बात को अपन प्रूफ करके देख लें, चाहे इससे सिमिलरिटी से, या आपने न्यूमेरिकली वैल्यू लेकर इसको पुट कर दिया है कि मैंने एक एक माना, एक का स्क्वायर एक, तो एरिया इसका, इस कंप्लीट का एरिया तो एक हो गया। अगर मैं इसको देखता हूं तो मैंने यहां से देखा, इसको देखते ही हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट हाफ आ गया। अरे पूरे का आधा, पूरे का आधा कैसे बना? इसका मतलब आधा इधर रहा होगा तो आधा इधर रहा होगा, तो मतलब इन दोनों को बांटता कौन है? इन दोनों को बांटता कौन है? ये डायगोनली तो बांटता है। तो ये बात आ गई है कि डायगोनल हमेशा आधे में बांटता है। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ नंबर पॉइंट पर। सिक्स्थ नंबर, ये सिक्स कह रहा हूं, सेकंड नंबर पॉइंट पर। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने हर चीज आपको टाइप करा के दे दी है। किताब हमारी किस तरीके से रेडी हो रखी है आप देख सकते हैं। ठीक है। सेकंड, सेकंड नंबर पॉइंट, दोनों विकर्ण क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में। अरे ये तो वो पुराने पॉइंट के ऊपर ही बात कर गया, ये तो पुराने पॉइंट के ऊपर ही बात कर गया। आपको ये याद है कि वर्ग 90 डिग्री, ये एक डायगोनल था, ये एक डायगोनल था, ये भी 90-90 डिग्री पर कट करेंगे, ये भी 90-90 पर कट करेंगे। अगर ये 90-90 पर कट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, और बिल्कुल मिड पॉइंट पर कट करेंगे, क्योंकि सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है। यहां पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है, यहां पर स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी काम करती है। जब सब कुछ बराबर होता है, तो सब कुछ अगर बराबर है तो आप खुद देखो, इस ट्रायंगल का एरिया आधा होगा और इस ट्रायंगल का एरिया आधा होगा, तो ये फिर इसके मिड पॉइंट पे जाके मिल गया, ये इसके मिड पॉइंट पे जाके मिल गया, और ये मिड पॉइंट पे जाके मिल गया है, तो ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक और ये भी एक। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर ये दो भुजाएं बराबर हों, तो अगर यहां से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को अगर अपन टच कर दें, ये मिड पॉइंट को, अगर सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को अगर अपन टच कर दें, सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को अगर अपन टच करते हैं, तो मुझे इतनी सी बात समझ में आ रही है,
अगर हम मिड पॉइंट को टच करते हैं तो ये आधा आधा, यानी कि बिल्कुल ये एरिया को आधा बांट देगा, आधा इसको बांट देगा और आधा, बिल्कुल समझ रहे हैं चीजों को। क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, समद्विबाहु त्रिभुज में कि अगर दोनों बराबर है तो सामने वाला मिड पॉइंट पर होगा तो 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा तो ऑटोमेटिकली हाइट बन गई, और हाइट बन गई तो यानी कि ये भी एक राइट एंगल, ये भी एक राइट एंगल, और बिल्कुल ये भुजा इसके बराबर, ये कॉमन भुजा हो ही गई है, और मिड पॉइंट हो गया तो ये ए है तो ये भी ए, तो वो सारी प्रॉपर्टी बाय सिमिलरिटी भी प्रूफ हो जाती हैं। लेकिन अभी मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि सिमिलरिटी के थ्रू सोचो, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि अगर ये डायगोनल के से क्या है, दोनों ट्रायंगल आधे आधे, अगर चार भाग बांट दिए तो चारों बराबर बराबर, अगर डायगोनल हमको दो ट्रायंगल बना के देता है, अगर डायगोनल हमको दो ट्रायंगल बनाकर देता है तो दोनों बराबर, अगर डायगोनल के थ्रू हमने चार ट्रायंगल बना लिए तो चारों बराबर, इतनी सी बात है बस। अगर दो ट्रायंगल है तो दोनों का एरिया बराबर, चार ट्रायंगल है तो चारों का एरिया बराबर। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, थर्ड नंबर पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, 90 डिग्री पर काटते हैं। ये बात तो मैं आपको बता चुका हूं, ये बात तो मैं आपको बता चुका हूं। और क्यों ऐसा होता है आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वर्ग के अंदर ही क्यों होता है, अगर हम बिना सिमिलरिटी के इसको प्रूफ करना चाहें। क्योंकि कई बारी क्या होता है, जिस बच्चे ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी उसको पता नहीं रहता कि सर कैसे मैं सिमिलरिटी को लगाऊं, तो आपको कैसे करना है, इससे ये कट कर दिया, ये है। एक बात बताओ, अगर ये मैंने क्या बोला, ये अगर एक है, चलो इसको थोड़ा सा बड़ी संख्या मान लो, चलो एक ही मान लो, ये अगर एक है और ये भी अगर एक है, तो जो ये पूरा बनेगा ये √2 बनेगा, ये जो पूरा बनेगा ये √2 बनेगा, और दोनों इसके मिड पॉइंट पर टच करते हैं तो √2 का आधा तो 1/√2 बन गया, और ये भी √2 का आधा, ये भी 1/√2, और 90 डिग्री है। 90 डिग्री तभी तो प्रूफ हो जाएगा अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया तो, अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस में 1/√2 का स्क्वायर इसका ये बन जाएगा 1/2, और ये भी बन जाएगा 1/2, और 1/2 और 1/2 कितना बन जाएगा 1, और 1 का रूट कितना बन जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को, और जो अगर इधर ये पाइथागोरस अप्लाई हो रही है तो ये तो इधर वाले केस में भी पाइथागोरस अप्लाई होगी, ये तो ऊपर वाले केस में भी पाइथागोरस अप्लाई होगी, ये तो इससे अगले केस में भी पाइथागोरस, हर केस के अंदर पाइथागोरस अप्लाई होगी। और हर केस में अगर पाइथागोरस अप्लाई हो रही है, हर केस के अंदर अगर पाइथागोरस अप्लाई हो रही है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कौन सी बात का ध्यान रखना है, कि ये मिड पॉइंट पर भी होंगे और 90 डिग्री पर भी होंगे। क्लियर है? चलिएगा चौथे नंबर पॉइंट पर आते हैं, फोर्थ नंबर पॉइंट पर आते हैं। देखिए कुछ बच्चे, मैं फिर कह रहा हूं कि जब सोने चांदी मिल रहे हो ना, तो उस वक्त भी लोहे की बात करते हैं। क्यों? सर पूरा करा रहा हूं, पूरा करा देना, वो कमेंट में आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, आप मेरी बात को पूरा तरीके से नहीं सुनेंगे तो आगे क्वेश्चंस 2-2 3-3 बार समझने पड़ेंगे। इसलिए मैंने बोला था कि आधे पौने 1 घंटे के लिए अभी कमेंट मत करो, अभी पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद आप कितने ही कमेंट कर लेना यार। ठीक है सर, 1 और 1 √2 का कैसे हुआ, समझा दो एक बार। 1 और 1 √2 का कैसे हुआ? देखिए दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट इक्वली, अभी मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकली वैल्यू मानकर, ये चीज का हमने प्रूफ भी दे रखा है। अगली स्क्रीन लगा दो एक बार, अगली स्क्रीन लगा दीजिए, अगली स्क्रीन, इससे नेक्स्ट पांचवें नंबर की स्क्रीन पर लगाइएगा, पांचवें नंबर की स्क्रीन को, ताकि आपको ये चीज समझ आए कि इसका हम लोगों ने प्रूफ दे दिया है। मैं प्रूफ लिखवाऊंगा, वो 7वीं 8वीं क्लास की चीजें हैं यार। ठीक है, अब वर्ग में विकर्ण कौन समद्वि भाजक होते हैं, कौन समद्वि भाजक हैं, कि जो ये वर्ग है, वर्ग के अंदर 90 डिग्री,
90 डिग्री, और इसको इसको मिलाएंगे तो ये 45 डिग्री, ये कितना डिग्री होगा 45 डिग्री, ये कितना डिग्री होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री होंगे 45 डिग्री 45 डिग्री। तो यहां तक मैं ये कह सकता हूं कि नीचे वाला भी 45 और ऊपर वाला भी 45। सर ऐसा क्यों होता है? रीजन तो यही आया कि सर ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट स्क्रीन लगाइएगा, इसका रीजन मैंने उसके ऊपर दे रखा है कि सर ऐसा होता क्यों है, कि किस रीजन के तहत हम लोग इसको बोलते हैं कि समद्विभाजक होते हैं। ये भी एस की प्रॉपर्टी के थ्रू हो जाता है। ठीक है, अच्छा वो रीजन लास्ट में दे रखे हैं ये। अच्छा, अब देखिएगा वर्ग के अंदर ये पॉइंट को, कि अगर कोई भी एक बिंदु है, कोई भी बिंदु दे रखा है, तो अब तक मैंने क्या बोला, अब तक मैंने ये बोला था कि अगर डायगोनल, यानी इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो डायगोनल, तो ये बराबर बराबर एरिया हो गया कि नहीं हो गया? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, बराबर बराबर हो गया। अब ये कह रहा है कि इसी पॉइंट को वो ऐसे और अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? कि अगर मान ले कोई पॉइंट है, यहां पॉइंट मानने का मतलब मैंने क्या बोला है, यहां पॉइंट मानने का मतलब है कि बराबर मिड पॉइंट पे नहीं है, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो आमने सामने, आमने सामने। तो A1 और A3, जैसे ऊपर वाला A1 है तो इसके सामने, इसके सामने A3, साथ नहीं, साथ नहीं, साथ में लड़ाई हो सकती है। ये A2 है तो इसके सामने, इसके सामने, आमने सामने के दोनों कोण, यानी A1 का जो एरिया है और A3 का जो एरिया है, प्लस में, प्लस कह रहा हूं बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसका? A2 का जो एरिया है और A4 का जो एरिया है, A2 का जो एरिया है और A4 का एरिया है। तो यानी कि यहां तो सारे ही बराबर थे क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें खींची हुई थी। अब यहां पर स्ट्रेट लाइनें नहीं है ना, क्योंकि ये लंबी हो गई, ये छोटी हो गई, क्योंकि ये वाली सारी साइडें बराबर थी इस केस में तो। लेकिन इस केस के अंदर सारी लाइनें बराबर नहीं है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि A1 और A3 और A2 और A4। क्लियर हो गई बात सभी को? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? नेक्स्ट नंबर पॉइंट पे आइएगा, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम कर करके एक एक बात को तैयार किया है कि आप इसको कैसे करेंगे। एक एक बात को तैयार किया गया है कि आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, आइएगा पॉइंट नंबर, अब अगर वही चीज मैंने फिर वही बोला, डायगोनल को पूरा करवाया गया है, इसके थ्रू डायगोनल को पूरा करवाया गया। एक पॉइंट ले लो, चलो ये ले लिया मैंने, तो मैं इसी के हिसाब से देता हूं। एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, मैंने इसी के हिसाब से ले लिया। अगर मैंने इसके हिसाब से ले लिया तो इनको दोनों को मिला लिया, इन दोनों को मिला लिया, तो डायगोनल कितना होता है? ए सी, डायगोनल होता है ए सी। तो आपको क्या करना है, ओ से ए तक और डायगोनली ओ से सी तक, डायगोनल को जोड़ दो, ओ से ए तक, ओ से सी तक, ओ से डी तक, और साथ में जोड़ दीजिए ओ से बी तक। डायगोनली, जैसे डायगोनल इसमें कहां कहां बनेगा? बी और डी पे बनेगा ना, तो ओ से बी, एक एक साथ डी चला जाओ, बी चला जाओ। ए से सी बनेगा ना, ए से सी बनेगा ना, ओ से ए चले जाओ और ओ से सी चले जाओ, ओ से ए चले जाओ और ओ से सी चले जाओ। इस तरीके से आपको देख सकते हैं डायगनली, एरिया भी आमने सामने, पॉइंट भी आमने सामने, आमने सामने, डायगनली पॉइंट आमने सामने ही तो होते हैं, तो एरिया भी आमने सामने वाला, पॉइंट भी आमने सामने वाला, और उनका एरिया का जोड़ था तो इसको यहाँ पे स्क्वायर करके जोड़ना है, स्क्वायर करके जोड़ना है। क्लियर हो गई बात सभी को? ठीक है, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, 8वां नंबर पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर पॉइंट के ऊपर, 8th नंबर पॉइंट के ऊपर आइएगा कि 8th नंबर पॉइंट क्या कह रहा है। ये चीज मैंने यहां प्रूफ करके लिख रखी है। प्रूफ करके अगर आप किसी बच्चे को ऐसे देखना कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने लिखवा दिया है प्रूफ करके कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप बाद में देखना चाहें तो देख सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना चाहते हैं, मैंने बोला था कि फायदा तो डायरेक्ट रिजल्ट में ही रहेगा भाई।
क्योंकि अगर सीधा क्वेश्चन आएगा तो वहां इतनी चीजों को प्रूफ करेंगे, इतनी देर में तो गई गाड़ी गई भैंस पानी में। क्योंकि अगर जीतना है तो आपको इस तरीके से ना करके आपको पुराने वाले तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक एक बात आप समझ लेंगे। जिस बच्चे को ज्योमेट्री की समझ, ज्योमेट्री क्या, इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके आगे बढ़ाया है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पॉइंट पर। देखिएगा आपके सामने एक एक छोटी छोटी बातों को मैं लेके आ रहा हूं। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है कि अगर एक पॉइंट P डीसी का मध्य बिंदु नहीं है, मैंने बोला वर्ग है, वर्ग की, अब इधर से देखना सर, ये पॉइंट हटा दो, एक बारी के लिए हटा दो, एक बारी के लिए हटा दो इस पॉइंट को, ताकि बच्चों का ध्यान सिर्फ मेरी तरफ रहेगा। अगर मैंने इधर भी अगर दिखाई देता रहेगा तो आपको इधर ध्यान नहीं जाएगा फिर आपका। ये कोई भी एक वर्ग है, वर्ग की तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी ए है, ये भी ए है, ए और ए है। और मैं अगर इधर भी एक और वर्ग बना लूं, मैं इधर एक और वर्ग बना लूं इस तरीके से, मैं इधर एक और वर्ग बना लूं इस तरीके से, ठीक है। मैंने बोला कि एक पॉइंट ले लो, आप इधर ले लो चाहिए। अब मैंने इधर जानबूझ के लिया है, क्यों भाई? आप क्या कह सकते हैं सर मिड पॉइंट, अगर अभी भी ये कहेंगे ना सर ये मिड पॉइंट है, तो फिर हो सकता है आपको चश्मे की जरूरत हो। क्योंकि देखो इतने सारे का मिड पॉइंट तो नहीं हो सकता ना, ये और ये दोनों बराबर थोड़ी है, मिड पॉइंट तभी तो होगा ये और ये बराबर हों। और ये कह सकता हूं कि ऊपर ले लो चाहे इधर ले लो, मैं अगर ये बोल दूं कि P ये है, मैंने ये बोला P ये है, तो ये और ये कोई मिड पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट मिड पॉइंट है ही नहीं। आप भी देख सकते हैं कि ये लाइन मैंने डायरेक्टली सीधी सीधी खिंचवा दी, ये लाइन मैंने डायरेक्टली खिंचवा दी। तो अब जो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, क्योंकि जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल का एरिया इस पूरे वर्ग के एरिया का आधा है। इस ट्रायंगल का एरिया इस पूरे वर्ग के एरिया का आधा है। बात समझ में आ गई क्या? क्या बात समझ में आ गई कि भाई इसी एक पॉइंट के ऊपर मैंने ये भी बता, अब मैंने जानबूझकर ऐसा ऐसा बनाया है ताकि एक बात आपके मन में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये P मिड पॉइंट नहीं है। ये बात आपके मन में क्लियर हो जाए कि P मिड पॉइंट नहीं है। अब एक बात देखो, बोला सर ऐसे कैसे? अरे यार एक बात बताओ, इस पूरी साइड को यूज कर किया था डायगनली, डायगनली भी तो एरिया आधा ही तो होता था। इस ट्रायंगल का एरिया इस पूरे का आधा ही तो था, इस ट्रायंगल का एरिया पूरे का आधा ही तो था। तो मैंने ये बात सोची कि जब किसी पूरी साइड को बनाकर, जब किसी पूरी साइड को बनाकर इसकी हाइट के बराबर ही लेकर हाइट एक ट्रायंगल बनाई जाती है। ये बात आप पढ़ेंगे कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम हाइट में कितने ट्रायंगल बना लो, इनका एरिया इनके आधार पर डिपेंड करता है। तो आधार तो मैं खुद ही बराबर कह रहा हूं ए तो मैं खुद ही बराबर कह रहा हूं ए। इसकी हाइट क्या होगी? जो 90 डिग्री है, हाइट तो बाहर भी तो हो सकती है। तो जो ये हाइट है, जो ये हाइट है, ये हाइट ही तो इसके बराबर ही तो है, हाइट इसके बराबर ही तो है। तो मैंने बोला हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो ये क्या बना? ये बना ए स्क्वायर बाई टू, ये बना ए स्क्वायर बाई टू। क्या ये ए स्क्वायर बाई टू बना? तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि पूरे का एरिया अगर ए स्क्वायर है, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी तो क्या होगा, इस ट्रायंगल की हाइट ये हो जाएगी, इस ट्रायंगल की हाइट ये वाली हो गई। तो ये वाला हाफ ऑफ ये वाला कितना होगा? ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है ए, और हाइट कितनी है ए, तो ये भी तो ए स्क्वायर बाई टू होगा। आप इस एक एक बात को आपको समझना है, क्योंकि यही क्वेश्चन, यही पॉइंट क्वेश्चन के रूप में सामने आएंगे। और जब क्वेश्चन के रूप में आएंगे तो तब दोबारा हम वीडियो को देखेंगे, ये वीडियो आपके पास रहेगा, कितनी बार इसको आराम से देख सकते हैं। दो बार देखेंगे तो तीसरी बार देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो एक बारी अब सीखते वक्त और एक बारी बाद में देख लेना।
देखिएगा, अब अगर मैं आगे बढ़ाता हूं सर, ये 8वां नंबर पॉइंट एक बार स्क्रीन पे दोबारा लगा दो, ताकि अब बच्चों को ये समझ आ जाए दोबारा, क्योंकि अब बच्चों ने बहुत आराम से चीजों को समझ लिया है। और आप लोगों के लिए ही मैं इतनी मेहनत करके एक एक चीज को, कि एक बच्चे को आसान तरीके से कैसे समझाया जाता है, इससे अगला, इससे अगला, हाँ ये वाला। तो अब ये कह रहा हूं कि मैंने सिर्फ एक बात बोली कि मैं जीरो से उठा हुआ हूं यार। मैं पहली बार एग्जाम दिया तो मैं कोई रैंक नहीं आई थी, पास भी नहीं हुआ, फेल हुआ। मैं बिना कैमरे के सामने फ्रैंकली बोलता हूं इस बात को। लेकिन वहां के वहां के फेलियर से हम सीखते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। लास्ट में 247.5 नंबर 2014 एसएससी मेंस के अंदर, मतलब एसएससी पूरे एग्जाम में अगर मेरे आए हैं, तो 4 बार मैंने सिलेक्शन लिया, तो मुझे ये पता लग गया है कि जीरो लेवल से लेकर लास्ट लेवल तक कैसे जाना है। उस रास्ते का पता चल गया, तो वो रास्ते को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक स्टूडेंट को क्या क्या चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पॉइंट के ऊपर, 9th नंबर पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे को हो सकता है, कुछ बच्चों को पहली बारी में समझने में समस्या हो, आपको दूसरी बारी इस वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, 9वें नंबर पॉइंट पर मुझे लगता है कि अब ये आ जाएंगे, शेडेड पोर्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है आज आपको यहीं तक रखते हैं, और ताकि शेडेड वाले पोर्शन को बाद में कर लेंगे। एक बार जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें, 9वां नंबर पॉइंट है, मैं आपके सामने एक बार स्क्रीनशॉट के लिए रख देता हूं, बाद में कभी करवा देंगे। जैसे सर 10वां भी दिखा दो एक बार, इसके आगे गए एक एक 10-10 15-15 सेकंड रहेंगे ये, और उसके बाद दिखाते रहेंगे। देखिएगा, इससे नेक्स्ट, एरिया ऑफ लीफ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैंने प्रूफ डाल रखा है। ये मैंने प्रूफ डाल रखा है क्यों हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अगली स्क्रीन दिखा दीजिएगा, अगली स्क्रीन दिखा दीजिएगा। ये स्क्रीन अभी बाद में पढ़ाएंगे, ये रेक्टेंगल के अंदर अगर ये दे रखा है, तो आप इनके बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो बाद में जब स्टॉप हो जाएगी, अगली दिखा दो, रोक रोक के बाद में स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मैं भिजवा दूंगा, ताकि आप आराम से चीज़ों को वहां पर भी देख पाएं। इससे अगला, लेकिन जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, वो टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लो। ये अगली स्क्रीन दिखा दो, बस 5-5 सेकंड दिखाइए, ताकि बाद में बच्चे स्क्रीनशॉट लेने अगर लेने हो किसी बच्चे को, तो कोई परेशानी ना हो। इस तरीके का एरिया पूछता है। अभी स्क्वायर के अंदर क्या क्या चीजें पूछता है वो बची हुई हैं। अगली चीज को आगे बढ़िएगा। और जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर एक और होगा, ये लास्ट है, इसका सोल्यूशन नहीं है। हाँ आ गया है, बस ठीक है। हाँ ये देखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है। तो ये वाले मैंने सारे क्वेश्चन आपको डलवा दिए हैं, ये क्वेश्चन शेडेड पोर्शन के अंदर आपको उठा लेंगे। तो अब हटा दीजिएगा, अब हटा दीजिएगा। एक तो मैं सभी बच्चों को ये कह रहा हूं कि सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स। हटा दिया ना? हटा दिया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स। ठीक है, और हरेंद्रा मैथ्स को अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको वहां पर सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। आज शाम को, अभी मैं टेलीग्राम पे लिंक भी डाल देंगे, आज शाम को 7 बजे हम लोग एक अनाउंसमेंट करेंगे। सभी टीचर, साइंस वाले टीचर को भी मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने, और रीजनिंग वाले सर को भी लेके आ रहा हूं। हम लोग एनटीपीसी को टारगेट में लेकर एक अलग से यूट्यूब के ऊपर 10 दिन क्लास चलेगी, और 10 दिन के बाद हम ऐप के ऊपर पढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि वहां चाहे 500 बच्चे पढ़ें, चाहे 600 बच्चे पढ़ें, लेकिन वो 500-600 का सिलेक्शन करवा के छोड़ेंगे। प्री और मेंस को लेके हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं हमारी ऐप के ऊपर। 10 दिन के अंदर आ जाएगा। 10 दिन तक आपकी क्लास यूट्यूब पे चलेगी। 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा साइंस। और फिर ऐप के ऊपर क्या क्या फैसिलिटी रहेंगी, कैसे कैसे रहेगा, वो सारी चीजें हम लोग आपको शाम को इवनिंग में 7 PM पर, इवनिंग में 7 बजे हम लोग आपको बता देंगे सारी चीजें। 7 PM पर, 7 बजे, 7 बजे अपने ही चैनल पर। आज ही डेट क्या है? आज 7 तारीख ही है, तो 7 सितंबर 7 बजे, 7 सितंबर 2020 को 7 बजे
एनटीपीसी को लेकर बहुत बड़ी हम लोग बातें आपको बताने वाले हैं। तो आज शाम को, ठीक है, उसके अंदर मैथ की क्लासेस रहेंगी, उसके अंदर आपकी रीजनिंग की क्लासेस रहेंगी और उसके अंदर आपकी साइंस की क्लासेस रहेंगी। क्योंकि आप ये मान के चलो कि एनटीपीसी में कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें और ऐप के ऊपर बहुत नॉमिनल फी के अंदर हम लोग चीज़ों को लेके आएंगे। तो चलिएगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बड़ा मजा आया होगा, और अगर आपको लगे कि यार आपके लिए मेहनत की है तो वीडियो को दूसरे बच्चों को, एटलीस्ट आप एक बच्चा 5 बच्चों को शेयर कर देना कि भाई एक बारी स्क्वायर का टॉपिक यहां से पढ़ के देखो, कुछ बच जाए तो कहना। तो इतना अगर आप करते हैं तो हम लोगों के अंदर मोटिवेशन आ जाता है कि आप हमारी बात को मानते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि जो मेहनत हम ऑफलाइन में करते हैं वो आपके साथ भी हम यहां पर करें। तो एक बच्चा इसको अपनी जिम्मेदारी, ये नहीं कि मैं नहीं करूंगा, बल्कि किए का कर्म होता है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रेशर भी नहीं है। लेकिन अच्छा अगर लगेगा तो हो सकता है कि आगे भी हम लोग इन चीजों को कंटिन्यू करते रहें। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आज शाम को 7 बजे भी मुलाकात होगी 7 सितंबर को, और कल फिर 11 बजे इसी वक्त, इसी समय, इसी जगह, इसी प्लेटफॉर्म पर फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।